हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रियाज़। आज इस वीडियो सीरीज़ में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपकी ये जेकेपीएसआई का सिलेबस का हमारा जो पार्ट है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो हम एक हिस्सा, एक पोर्शन हम इसमें कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। अब हम चूँकि जानते हैं कि इंडियन हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, एक मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। अगर हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो ये 5 लाख बीसी से लेकर 700 एडी तक की हिस्ट्री है। यानी कि कुछ समय तो इसमें ऐसा है कि जहाँ की हिस्ट्री अभी तक लिखी नहीं गई है, यानी कि 5 लाख बीसी की हिस्ट्री लिखी नहीं किसी ने। ये करीब 2000 बीसी से हिस्ट्री लिखनी स्टार्ट हुई, लेकिन इस सब में ये चीज़ इंक्लूड हो जाती है 500, क्योंकि कुछ पुरानी बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स होती हैं, या फिर और कोई ऐसी चीज़ होती हैं जो जिनको हिस्ट्री एज सच मान ही लेती है कि यही सही है। लेकिन हाँ, समहाउ हमें पता चल जाता है कि ये कुछ ना कुछ हम इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं उससे। तो 700 एडी तक की हिस्ट्री जो है हमारी, जो पीछे से लेकर जितना दुनिया में वक्त गुजरा है तब से लेकर 700 एडी तक, यानी कि आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो उसके बाद 700 ईयर्स तक जो हिस्ट्री है ये एनिशेंट इंडियन हिस्ट्री है। और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री जो है वो 700 एडी से लेकर 1707 यानी 1707 तक की हिस्ट्री है। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1707 से लेकर आज तक की हिस्ट्री जो है, इसको हम मॉडर्न इंडियन की हिस्ट्री कहते हैं। अब हिस्ट्री है क्या? अगर हम देखें हिस्ट्री, तो ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो डील करती है पास्ट के इवेंट्स को, और जो कंटिन्यूस जो इवेंट हो रहे हैं। और ये एक सिस्टमैटिक नैरेटिव है जो पास्ट के इवेंट्स का, एक देखा जाए तो एक पर्टिकुलर पीपल, कंट्री, पीरियड, पर्सन, तो इन सब को एक आर्डर के हिसाब से देखती है, और क्या इनकी रिलेशन है, इंटर रिलेशन है, और इससे निकल कर क्या फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात करें, तो हमारे सिलेबस में हमें जो चीज़ें कंप्लीट करनी है वो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये थोड़ा सा क्या हम पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली, जैसे कि हम थोड़ा सा पहले सिनेरियो देख लेंगे इसमें, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन एम्पायर्स, एज ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, दिल्ली सल्तनत, और ये 10-12 पॉइंट जो है, तो इनको हम इलांगेट करके फिर इनमें से हम देख लेंगे क्या क्या चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वैसे उस तरह से कि जैसे कोई बड़ा एग्ज़ाम है, इसके लिए हमें उतनी पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हम इसमें देख लेंगे कि कौन से पीरियड में क्या चीज़ हुई, जो खास इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इसमें से हार्डली 2-3 मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो आई थिंक इतना पढ़ना ठीक है। इसके लिए उस तरह से डेप्थ में पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम थोड़ा-सा इसका देख लेते हैं, इंडिया इंडिया एंड द वर्ल्ड। अगर शुरू में हम देखते हैं इंडिया और वर्ल्ड। अब वर्ल्ड के साथ क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में हम देखें कि इर्द-गिर्द के माहौल से पर्टिकुलर, अगर हम इंडिया को कंपेयर करें तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आज हम देख लेते हैं कि अगर आज पूरे दुनिया में ग्लोबलाइजेशन चल रही है, और जो चीज़ यूएसए में है तो कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट इंडिया में पड़ रहा है, या फिर कोई चीज़ जैसे अफ़गानिस्तान में है तो पूरी वर्ल्ड पर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। पर्टिकुलरली हम देख लें किसी एक सेक्ट में, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कुछ आइडियोलॉजीज़ होती हैं, जैसे चाइना में, रशिया है, या फिर वहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो एक दूसरे का इफेक्ट दूसरी नेशंस पर ज़रूर पड़ता है। तो इस हिसाब से हम देख लें कि मेडिवल टाइम में जो था, उस टाइम में बाकी के वर्ल्ड में क्या चल रहा था। अगर इंडिया की हम कंपेयर करें तो रोमन एम्पायर था उस दौर में, वेस्ट में, जो कि यहाँ यूरोप में एग्जिस्ट कर रहा था। और उसके बाद अगर हम देखें तो अब यहाँ ये वेस्ट में लिखा हुआ है, रोमन एम्पायर जो वेस्ट में था। तो वेस्ट यानी कि यूरोप की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए, अब ये जो जबकि ये बात है, तब अभी वेस्ट के जो हिस्से हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ये अभी डिस्कवर नहीं हुए थे, यानी कि अभी पता नहीं चला था। करीब 1492 में जाकर ये पता चला कि यूएसए या नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हैं, और कहीं ना कहीं अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका जैसी कंट्री, ये भी बाद में पता चली हैं। तब तक हमारे लिए जो मोस्ट वेस्ट पार्ट जो था वो यूरोप ही था। जैसे हमारा लास्ट वाला हिस्सा पुर्तगाल, स्पेन, यहाँ के जो बॉर्डर्स थे, बस यहाँ तक हमारा लास्ट वाला हिस्सा था। दुनिया को यही चीज़ें जानती थी। तो आप देखिए, ये हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री जो है वो 700 से लेकर 1707 तक है। तो अभी हम शुरू में हम देख रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो ये वेस्ट के एम्पायर थे, रोमन एम्पायर था। और कैस्टेंटोल एम्पायर जो था, ये उस हिसाब से ईस्ट में था। क्यों ईस्ट में था? देखिए कहाँ-कहाँ है। तुर्की है, सीरिया है, नॉर्थ अफ्रीका है। नॉर्थ अफ्रीका में आप इजिप्ट देखिए, लीबिया देखिए, इन जगहों पर ये एम्पायर एग्ज़िस्ट कर रहा था।
उसके बाद अगर यूरोप रोमन एम्पायर हम बात करें, तो यूरोप रोमन एम्पायर उस वक़्त अब यहाँ पे ये एम्पायर उस वक़्त अगर हम देखें तो इसका डिक्लाइन शुरू होने होने वाला था, यानी कि हो चुका था डिक्लाइन, क्योंकि मोस्टली जो कि हम देखते हैं कि इंडिया में भी अगर हम बात करें तो 700 एडी, तो ये 700 एडी से पहले की बातें हैं, जब मौर्यन एम्पायर था, गुप्ता पीरियड था, या फिर और बाकी इंडिया में ये सारे पीरियड थे। तो तब क्या था, तब जो ट्रेड थी वो यूरोपियन के साथ, रोम के साथ बहुत अच्छी थी। अब ये है कि जब इंडिया में भी हालात ख़राब हो चुके हैं, इंडिया के अंदर भी ये बड़े जो एक सेंट्रल पावर एम्पायर थे, मौर्यन एम्पायर था, आपने पढ़ा होगा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, तो ये चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। तो अब ये कि ट्रेड जो थी वो ट्रेड में डिक्लाइन आ चुका था, ट्रेड नहीं थी। तो अब जब ट्रेड ख़त्म हो गई तो ज़ाहिर-सी बात है, तब ट्रेड जो होती थी वो जो प्रोडक्ट्स होते थे उनको बेचते थे, उसके बदले में जो वहाँ पे पैसे यानी कि वो जो सिक्के होते थे अक्सरकार, उन पर तिजारत पूरी चलती थी। अब जबकि ये सारी चीज़ें, ये जब एम्पायर्स ख़त्म हो गए बड़े-बड़े, तो ट्रेड उस हिसाब से एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट हुआ। तो अब लोकल जो लैंड थी जहाँ की, वहाँ पर ही लोग डिपेंडेंट होने लग गए। तो इस तरह से अब रोमन एम्पायर आप देखें, वहाँ की लैंड तो इसलिए भी कल्टीवेशन के हिसाब से उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू जैसे इंडिया की लैंड हम देखें, या फिर और जगहों की जैसे चाइना है, इन हिसाब की यहाँ की जो लैंड है ये बहुत प्रोडक्टिविटी देती है, जैसे फर्टाइल लैंड है। लेकिन यूरोप में इस तरह की कुछ लैंड नहीं थी, वो ज़्यादातर डिपेंडेंट जो थे वो किस पे थे, वो वो ट्रेड पर ही थे डिपेंडेंट। तो अब वहाँ पे डिक्लाइन आना शुरू हो गया, क्योंकि ट्रेड जो है, ट्रेड कहीं न कहीं कोलैप्स हो गई थी। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अरब एम्पायर भी इस समय में, अगर आप देखें 600 के बाद, यानी कि अगर हम इस राइज़ ऑफ इस्लाम की बात देखें, तो इस्लाम उरूज पे आने लगा था। जैसे कि आप देखें कि 633 जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, तो अब वो दुनिया में जब वो एक खलीफत का निज़ाम भी कायम हो चुका था, तो अब अरब स्ट्रांग होने लगा था, यानी कि रोम जो था, या इंडियन एम्पायर्स जो थे, ये कहीं न कहीं डिक्लाइन पे थे। लेकिन इसी दौर में, यानी कि इस दौर को डार्क एजेस भी कहा जाता है। और ये जो डार्क एजेस तब थी, तब इस्लाम राइज़ कर रहा था, और इस्लाम के राइज़ करने के साथ आप देखें, वहाँ पे बनु उमैया जैसा एम्पायर आ गया था, और उसके बाद अब्बासी खलीफा आया था। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की वजह से अरब डेवलप्ड होने लगा था। अरब के अंदर टेक्नोलॉजी, अरब के अंदर एजुकेशन, अरब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बहुत बेहतर होने लगी थी। तो एब्सोल्युटली हम देखें कि क्या हो गया कि इस दौर के अंदर अब तुर्क्स जो थे, क्योंकि 600 से लेकर कुछ 900 तक तो अरब ही का पावर रहा, लेकिन 900 या फिर 1000 के करीब-करीब अब तुर्क्स थोड़ा-सा पावर में आ रहे थे। तो तुर्क्स ने क्या काम किया, अब तुर्क्स सँभाल रहे थे ये जो सारे अफ़ेयर्स हैं। तो इसके चलते फिर रोमन एम्पायर को, जो ये कैस्टिनटिपोल एम्पायर था जो था, इस पर जो तुर्क्स ने यहाँ पे जो फाइट हुई है, तो ये एम्पायर ख़त्म हो गया है। तो तब से यहाँ ये वाला एम्पायर भी अंडर मुस्लिम रूल आ गया था। और बेज़ेंटाइन एम्पायर की बात तो आप देखें, बेज़ेंटाइन एम्पायर तो राइज़ ऑफ इस्लाम के बाद यहाँ पे बेज़ेंटाइन एम्पायर के साथ ज़्यादातर जो वो क्रूसेड्स वगैरह वो सारी चीज़ें होने लगी। तो उस दौर में अब अरब जो स्ट्रांग हो रहा था, और जो रोमन एम्पायर था वो कहीं न कहीं डिक्लाइन की तरफ बढ़ रहा था। तो जब वो सारी चीज़ें, और अरब की हम बात देखेंगे, तो अरब के अंदर वैसी एग्रीकल्चरल हिसाब-किताब तो कोई था नहीं। तो अब अरब के साथ ट्रेड इंडिया की भी अच्छी होने लगी थी, और रोम के साथ ट्रेड थोड़ी-सी ये ख़त्म हो रही थी। तो अब क्या था कि यहाँ इसी दौर के चलते-चलते आगे जाकर हम देखें, यहाँ पे ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज़्म है। तो अब चूँकि जब आपकी ट्रेड ख़त्म हो गई है, तो फ्यूडलिज़्म क्या है? फ्यूडलिज़्म की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये है कि यूरोप में ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। वहाँ पे क्लासेस बन गई लो पीपल की। एक नोबल क्लास है, एक प्रीस्ट क्लास है, एक आम पीजेंट्स की क्लास है, जो कि सर्वेंट्स के हिसाब से देखा जाता है उनको। तो ये अब क्योंकि ट्रेड नहीं है और कोई रिसोर्स नहीं है, तो अब रिसोर्सेज़ जो हैं उन पर अब जो लोग पावर में हैं, और जो लोग थोड़े से स्ट्रॉन्गर हैं इकोनॉमिकली या फिर एजुकेशनली, अब वो ये चाहेंगे कि कहीं न कहीं हमारा पावर है, हमारे पास मैक्सिमम रिसोर्स रहे। तो रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन वो अपने हिसाब से मैक्सिमम रख रहे थे। तो
यहाँ पे फ्यूडलिज्म आ गया। फ्यूडलिज्म क्या है कि नोबल क्लास जो थी वो अपनी जो सर्विसेज देती थी उनके बदले में लैंड, जैसे मिलिट्री सर्विसेज है, क्राउन को जो मिलिट्री सर्विसेज देती थी या फिर और सर्विस देती थी, उसकी वजह से वो लैंड का जो हिस्सा है वो ले लेते थे और उस पर खुद जो क्या है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे। लेकिन जो आम पीजेंट्स थे उनकी ज़िंदगी बड़ी कठिन थी। क्या था कि वो जो लार्ड्स थे, लैंड लार्ड्स से उनकी लैंड पर काम करते थे और उसके बदले में उनको होमेज पे करना होता था। यानी कि बहुत बड़ा इसका हम कहते हैं भाड़ा। तो अब कभी एग्रीकल्चर का तो सिस्टम ये है कि एग्रीकल्चर की इनकम को तो अभी भी इंडियन इकॉनमी में भी इनकम टैक्स नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि किसी साल इसकी कोई कंस्टेंट इनकम नहीं है। किसी साल बाढ़ आ गई, किसी साल कुछ मसला हो गया या सूखा पड़ गया। तो आज की तरह इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि सूखा होने के बावजूद, या फिर कोल्ड स्टोरेज भी नहीं थे। तो यहाँ पे एक एक कंस्टेंट वो जो टैक्स लगा देना और यहाँ पे होमेज, अब जिस साल फसल अच्छी होगी उस साल तो चलो दे दिया, लेकिन जिस साल फसल नहीं अच्छी हुई तो तब क्या करते? तो पीजेंट की हालत दिन दिन ब दिन खराब होने लगी। तो लैंड एरिस्टोक्रेसी, अब देखो यहाँ पे जैसे आज की एरिस्टोक्रेसी है, आज कैपिटलिज्म का दौर है, आज कैपिटलिस्ट ज़्यादा हैं। जैसे दुनिया के अंदर कैपिटलिज्म छा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ है और ये लोग आगे जा रहे हैं। नो नो डाउट ये लोग कंट्रीब्यूट भी करते हैं सोसाइटी के लिए, जैसे बिल गेट्स हैं या यहाँ पे हमारी कंट्री में अंबानी हैं, ये सारे लोग। हाँ, ये इनकी ये फार बेटर हैं उस दौर के जो एरिस्टोक्रेट्स थे, क्योंकि समहाउ लोगों के वेलफेयर के लिए भी ये लोग सोचते हैं। लेकिन तब के जो लोग थे, तब ये था कि एरिस्टोक्रेसी जो थी वो बहुत खतरनाक रोल प्ले करती थी। वो अब उनको ज़मीनों अपनी पर मुलाज़म चाहिए था, तो अब वो पीजेंट्स को ये एजुकेशनली बैकवर्ड और ये इन सारी चीज़ों के हिसाब से उनको बैकवर्ड रखना, ताकि ये हमारी ज़मीनों में काम करें। और मिलिट्री सर्विसेज में जो कुछ लोग थे, तो ये मिलिट्री सर्विसेज, अब कुछ लोगों को ये मिलिट्री ले लेते थे, उनको प्रिपेयर करते थे, मिलिट्री सर्विस देते थे, उसके बदले में क्राउन से लैंड लेते थे। तो ये एक अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, ये यूरोप की क्या हालत थी, क्योंकि सेम जब एग्रीकल्चर यहाँ पे डिक्लाइन होगा तो इंडिया की हालत ये हो जाएगी। और यहाँ पे इंडिया में भी एग्रीकल्चर जो था, सॉरी ट्रेड जो था यहाँ पे इंडिया में भी डिक्लाइन की तरफ चल रहा था। क्यों क्या वजह क्या है? क्योंकि सेंट्रल पावर मौर्यन के पास था, सेंट्रल पावर गुप्ताज़ के पास था, हर्षा के पास सेंट्रल पावर था। लेकिन उसके बाद सेंट्रल पावर नहीं है। इंडिया बहुत स्टेट्स में बँट गया, राजपूताना स्टेट, चोला स्टेट, चुलकिया स्टेट, राष्ट्रकूट, आगे चलकर हम ये सारे देखेंगे तो न्यूमरस स्टेट्स थी इंडिया के अंदर। तो अब ये कॉपी पेस्ट हो रहा है कौन-सा वाला सिस्टम। अब यहाँ पे आगे चलकर हम ये बात देखेंगे कि यहाँ पे जो अरब का सिस्टम था, तो अरब के सिस्टम के साथ यहाँ पे बहुत सारे बैरियर्स थे। बहुत सारे बैरियर्स थे, क्योंकि अरब में अच्छा टाइम चल रहा था उस वक़्त। लेकिन यहाँ पे सी ट्रेड जो थी, इस पर बैन लगा कर रखा था उस दौर के जो राजा महाराजा थे उन्होंने। और यहाँ पे इस डर से कि कहीं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ना फैल जाए यहाँ पे, तो लोगों को ट्रैवल ही नहीं करने दिया जाता था वहाँ से। तो अब जब यहाँ पे सेंट्रल पावर नहीं रहा तो न्यूमरस स्टेट बन गई। तो अब देखो जब न्यूमरस स्टेट बन तो मतलब क्या होता है, जब नेशनलिज्म खत्म हो गया, ये सारी चीज़ें खत्म हो गई, तो अब हर एक राजा क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि मैं ही यहाँ पे, मैं ही ज़्यादा एग्जिस्ट करूँ, मैं ही ज़्यादा ग्रो करूँ, और इस हिसाब से अपना हिसाब किताब वो चलाता था। सो जैसे अरब, वो मैंने कह दिया, अरब वर्ल्ड यहाँ पे राइज ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम आ चुका था, तो अरब की हालत ठीक हो गई थी। अफ्रीका के अंदर भी मर्चेंटाइल एक्टिविटीज़ थी, यहाँ पे इथोपियन किंगडम था। तो अगर हम अफ्रीका की हालत देखें तो अफ्रीका की हालत भी मिनिमम उतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी, लेकिन समहाउ अफ्रीका के अंदर रिसोर्सेज चूँकि बहुत थे, तो उस हिसाब से वो लोग फिर भी समहाउ अच्छे थे, एज़ कम्पेयर टू रोम से भी अच्छे उस वक़्त उनका हिसाब किताब चल रहा था, ठीक ठीक चल रहा था। लेकिन क्या हो गया कि इसी तरह से फर्दर जो उन्होंने एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट करनी थी, ये सारी चीज़ें करनी थी, और बदकिस्मती से ये भी बात हुई कि साइड के एम्पायर्स ने इतना ग्रो कर लिया कि फिर से एक वो इम्पीरियल स्ट्रक्चर फिर से कायम हो गया। तो इसके चलते कहीं न कहीं एक्सप्लॉइट भी किया गया अफ्रीका को। तो अफ्रीका का उतना उस हिसाब से कभी उरूज आया ही नहीं। और ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया की हम बात करें, चाइना की, इंडियन सब कंटिनेंट में, इंडिया जो था, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इंडिया के अंदर बेशुमार रिसोर्सेज थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया के अंदर जो रिसोर्सेज थे, इन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन नहीं हो रही थी। क्यों? ये सारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रहे थे। अब फ्यूडलिज्म जो मैंने आपको समझाया, वो बिल्कुल यहाँ पे भी आ चुका था। इंडिया के अंदर भी ये चीज़ें ग्रो करने लगी थी। यहाँ पे भी न्यूमरस स्टेट जो राजा महाराजा थे, अब यहाँ पे
इंडिया की बात अगर आप देखें तो इंडिया में क्या था कि इंडिया में कास्ट बेसिस क्रिटिसिज्म बहुत हद तक जा चुका था। यहाँ पे जो अगर हिंदूज़ की मेजॉरिटी थी तो यहाँ पे ज़्यादातर वहाँ उनके अंदर भी क्या था, उनके अंदर भी ये चीज़ें थी कि यहाँ पे कास्ट जो थी, कास्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा थे। और यहाँ पे जो रिलीजियस थे, इससे पहले जो रिलीजन थे जैसे बुद्धिज़्म था, जैनिज़्म था, तो कहीं न कहीं उनका भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। अब देखिए होता क्या है कि रिलीजन हमेशा अच्छी ही बात बताता है, लेकिन ये होता है कि कभी-कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिलीजन के इस्तेमाल करके खुद के लिए खुद को एक एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं। तो वो लोग ये नहीं देखते हैं कि व्हाट रिलीजन से वो उनका बेसिक मतलब ये होता है कि उनको फ़ायदा पहुँचे। अगर रिलीजन एक्सप्लॉइट हो, बदनाम हो, तो उसके साथ उनका कोई फ़र्क होता नहीं है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग बदकिस्मती से आ गए और जिसकी वजह से यहाँ पे लोग एक्सप्लॉइट होने शुरू हो गए। यहाँ पे कास्ट्स बन गई। मानव स्क्रिप्ट मानव स्मृति जो यहाँ पे वेदास की एक बुक थी जो कि खुद ही लिखी थी लोगों ने, तो उसके अंदर कुछ समझो कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बुक थी। उसके अंदर ये कह दिया था कि जो शूद्रस हैं, यानी कि लास्ट वाली क्वालिटी जिसको दलित वगैरह हम कहते हैं, तो ये जो थे ये बिल्कुल इनको यानी कि एक इंसान मान लो पूरी बॉडी को, तो उसमें जो ब्राह्मण को स्टेटस दिया जाता था तो हेड का स्टेटस दिया जाता था, और बाकी जो थे दूसरी कास्ट जो थी उनको कहीं कहीं न कहीं बॉडी के और पार्ट्स। लेकिन ये जो शूतराज थे, इनका क्या था कि इनको लास्ट फुट के हिसाब से, और या जैसे ये फुट हैं तो इस हिसाब से माना जाता था। तो अब यहाँ पे जब ये चीज़ें आने लगी, ये हिसाब किताब आने लगा, तो इसके चलते इंडिया में के अंदर भी ये सामंतवाद का जो ये फ्यूडलिज्म स्ट्रक्चर था ये कायम होने लगा और लोग एक्सप्लॉइट होने लगे। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इंडियन एम्पायर्स, यहाँ से हमारा जो मेन टॉपिक है, जो हमारे एग्जाम में कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्या है इंडियन एम्पायर्स? तो देखें, आफ्टर गुप्ता एंड हर्षा 7th सेंचुरी एडी। अब जब ये गुप्ता, और अब मैंने यहाँ से थोड़ा थोड़ा लिखा है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा, और ये कुछ पॉइंट्स जो हैं ये आप लिख लें अपनी कॉपी पर, या फिर अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें, या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इस पे जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है उस हिसाब से आप नोट डाउन कर लें। तो क्या था कि गुप्ता और हर्षा, आपने पढ़ा होगा गुप्ता पीरियड, हर्षा पीरियड, ये जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, तो ये पीरियड जो था, ये अब इनके बाद का जो पीरियड आने लगा, इनके बाद का पीरियड आने लगा, तो इंडिया में नंबर ऑफ लार्ज स्टेट्स, यानी कि एक सेंट्रल पावर खत्म होकर स्टेट्स में इंडिया टुकड़ों में बट गया। क्या था? एक अंपायर यहाँ पे था, राष्ट्रकूटाज की अगर हम बात करें 755 से लेकर 975 तक ये अंपायर रहा। कहाँ था ये? ये अंपायर जो था, मैं आपको एक, सॉरी, हाँ, ये आप देख लें, मैं थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ इसको। देखिए, राष्ट्रकूटाज़, तो ये है हमारा राष्ट्रकूटा। अगर आपको इंडिया का मैप पता हो तो आप अच्छे से देख सकते हैं राष्ट्रकूटाज़ कहाँ से थे। ये एलोरा के केव्स जो हैं, या फिर ये महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा है, या कर्नाटक है, या फिर केरला का भी समहाउ थोड़ा-सा पार्ट है इसके अंदर, और आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु का भी कुछ पार्ट हम मान सकते हैं। नहीं, तमिलनाडु तो ओके, यहाँ पे कर्नाटका तो बिल्कुल इसके अंदर था। गुजरात का हिस्सा भी कुछ इसके अंदर है। और अब यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ ऊपर से इस साइड से भी चढ़कर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश तक भी ये सारी चीज़ें, एमपी वगैरह, ये इन इलाकों तक भी ये सारी चीज़ें थी। ये सारा ये एम्पायर फैला हुआ था। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं, ये पूरा महाराष्ट्र, गुजरात 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 खैर गुजरात का ये पार्ट नहीं था, गुजरात इसका हिस्सा नहीं था इस एम्पायर का। तो महाराष्ट्र तो ऑलमोस्ट था, कर्नाटका भी था, और तेलंगाना तो जो आज है वो भी था। देखिए यहाँ पे ये सारे एम्पायर, तो ये एक बड़ा एम्पायर ये था, यानी कि एक एक बहुत सारे एम्पायर थे, उसमें से जो बड़े कुछ एम्पायर्स थे वो एक एम्पायर राष्ट्रकूटास भी थे। तो राष्ट्रकूटास क्या थे? अब इनका जो किंग था, क्या था? किंग था दांती दुर्गा। अब इसने क्या किया कि इसने दूसरे एम्पायर, यानी कि ये जो एम्पायर क्रिएट किया था, एम्पायर जो क्रिएट किया, सो दांती दुर्गा जो थे, इन्होंने ओवरथ्रो किया था चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन को। अब देखो चालुक्य किंग जो थे, कहाँ से आपको चालुक्य में बता दूं, देखें यहाँ से है, यहाँ पे चालुक्यास।
तो ये इन सब के साथ जो तब ये एक्सपेंशनिज़्म का दौर था, एक राजा दूसरे राजा पे अटैक करके तो वो वाला एरिया अपने कंट्रोल में ले लेता था। तो ये दांती दुर्गा जो आए इस एम्पायर के, ये जो एबल लीडर थे, एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो इन्होंने इस एम्पायर के साथ यानी कि इसको ओवरथ्रो किया चालुक्याज़ को, और अब ये पूरे इस हिस्से का मालिक बन चुके थे, यानी कि अपने कंट्रोल में ये हिस्सा ले लिया था। तो अब इस एम्पायर में अगर हम देखें तो कन्नडन ऑरिजिन मदर लैंग्वेज जो थी वो कन्नडा थी, और वैष्णोइज्म एंड शिविज्म इस दौर में के अंदर फ्लोरिश हो रहा था। और आपने पढ़ा ही होगा एंशिएंट में कि क्या था ये रिलीजियस, तो आपने पढ़ा ही होगा क्या वैष्णोइज्म क्या था, शिविज्म क्या था। तो ये इस दौर में ज़्यादा फ्लोरिश होने लगे। मैंने आपको कहा ना कि डिक्लाइन होने लगा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का, और कहीं न कहीं हिंदुइज़्म जो सेक्ट बेस्ड हिंदुइज़्म था वो ज़्यादा फ्लोरिश होने लगा इस दौर के अंदर। तो अब इसके बाद जो दूसरे जो एबल एडमिनिस्ट्रेटर और लीडर जो इनके इस एम्पायर में थे वो थे कृष्णा। तो डेट दी हुई है कहाँ से कहाँ तक ये थे। ऑक्यूपाइड कोंकण कोस्ट आप देखें वो वेस्टर्न घाट्स की साइड से ये सारी कोस्ट, ये सारा एरियाज आते हैं। एंड आल्सो बिल्ड कैलाश टेम्पल एट एलोरा, और एलोरा केव्स तो आपने पढ़ी होंगी हेरिटेज में। तो आप देखो कि वो ये तब की ये राष्ट्रकूटास के दौर के अंदर ये चीज़ें बनी हुई थी। अब एक और एडमिनिस्ट्रेटर इनके अंदर थे गोविंदा थोर्ड, यानी कि 793 से 814 तक। तो इन्होंने कनज के अगेंस्ट जो थी वो एक्सपीडिशन की है, यानी कि मुहिम चलाई। क्या मुहिम चलाई? कि मुहिम तो ये चलती थी कि किसी तरह से वो वाला हिस्सा भी हमारे एम्पायर का पार्ट बन जाए। क्यों? क्योंकि लैंड थी, वहाँ की लैंड पर भी कवर एरिया हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें रेंट मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो कन्नौज में आपको दिखाता हूँ कनज कहाँ से है। ये कनज का पूरा ट्रायंगल है। तो ये देखें, तो यहाँ ग्वालियर है ऊपर के साइड पे। ऊपर अगर आप इसके ऊपर वाले साइड पे आ जाएंगे तो सॉरी एक मिनट, देखिए ये है ग्वालियर, और ग्वालियर के यहाँ से साइड से आपको दिख रहा होगा कनज। तो यहाँ की तरफ एक्सपीडिशन स्टार्ट कर दी थी गोविंदा ने। ये एक्सपीडिशन यहाँ की तरफ यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी। तो अब देखें हम यहाँ पे इन्होंने ये स्टार्ट की थी, क्योंकि हर एक जो लीडर आता था इस एम्पायर का, जो किंग आता था जो बड़ा होता था, वो ये सोचता था मेरा मेरा एरिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए, और यही चीज़ें सब ज़्यादा चलती थी। अब देखें जैसे आज हर एक बिजनेसमैन सोचता है कि मेरी ही बिज़नेस ज़्यादा एक्सपेंड हो जाए। तो उस वक्त बिजनेस से बढ़कर ये लैंड एरिस्टोक्रेसी ज़्यादा थी, तो लैंड पर ज़्यादा से ज़्यादा लैंड होने से ज़्यादा इकानमीज बेटर होने के चांसेस थे। तो उसके बाद इंदिरा थॉट जो थे वो 915 से 927 तक एक और एबल लीडर इनके बाद आए। फिर कृष्णा फर्स्ट वो थे, और ये कृष्णा थर्ड हैं 934 से लेकर 963 तक। तो इस दौर के अंदर अब यहाँ से थोड़ा सा इनके यहाँ से अगर हम देखें तो अब इसी ये देखें, यहाँ से हम फिर से क्या देखते हैं कि परामार्स, एक मिनट देखें, परमार्स ये हैं हमारे परमार्स। अब यहाँ से इन्होंने अब अरब के साथ जो ट्रेड थी, क्योंकि अरब मैंने आपको कहा इस दौर के अंदर अरब अपने रूज पे था। मिडिवल हिस्ट्री जो है, मिडिवल हिस्ट्री हमें ये दिखाती है कि अरब का जो था, अरब अपने बढ़ रहा था, अरब बढ़ रहा था, और इसी के चलते जब अरब बढ़ रहा है तो अब दुनिया पे, अब देखें हम इंडिया में अक्सर का जो मुस्लिम लोग थे, जैसे महमूद गजनवी आया, महमूद गौरी आया, और उसके बाद दहली सल्तनत बनी। तो क्यों बनी? क्योंकि अरब अरूज पे था। यूरोप कुछ नहीं कह सकता, क्यों? यूरोप का तो डिक्लाइन चल रहा था, और वेस्ट को ये सब चीज़ ये, और जो ईस्ट क्रिश्चियन अम्पायर था, जैसे हम कैस्टिनटिपोल अम्पायर को हम देखते हैं, तो उसको तो पहले ही क्या कर चुके थे, इन्वेट कर चुके थे तुर्क्स। तो अब समझो कि आज का वर्ल्ड पावर जैसे यूएसए चाइना है, जैसे बड़े कंट्रीज को हम देखते हैं, तो तब अरब एक बहुत बड़ा पावर था। तो अब इन्होंने ट्रेड स्टार्ट की। परमार्स जो थे, मालवा परमार्स, यहाँ इस साइड की जो कुछ पीपल थे, ट्रेडर्स थे, तो इन्होंने ट्रेड भी स्टार्ट कर दी थी अरब के साथ। ठीक है, तो अ, हम देखते हैं आगे। हाँ, अ, अ, तो इसके बाद एक और लीडर जो आए, एमोगा वर्षा।
फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक थे? 814 से 878 एडी तक, ये एडी याद रखना आप। सेट ऑफ मैनिकीता, यानी कि एक न्यूज़ इन्होंने क्या किया, एक न्यू कैपिटल इन्होंने बनाई इस राष्ट्रकूटा अंपायर की। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए। तो देखें यहाँ पे एक न्यू कैपिटल जो है नाउ कॉल्ड, इसको आप कर्नाटका हम कह सकते हैं। तो एक न्यू एक नई कैपिटल बनाई जो जो कि अब की कर्नाटका है। तो ये था पूरा राष्ट्रकूटास का पूरा इनका पीरियड, कैसे इन्होंने कहा कौन कब लीडर आया और उसने कौन कैसे ये जगह आ सकती है कर्नाटका किसने बनाया था। तो आपका ऐसा क्वेश्चन होगा किस वाले किंग ने ये जो राष्ट्रकूटा, पहले तो ये बताया जाएगा किस अंपायर के दौर में मैनिकीता कैपिटल थी और उसको आज क्या कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं। अब डिक्लाइन कैसे स्टार्ट हुआ? परमार किंग हर्षा अटैकेड एंड प्लंडर्ड द कैपिटल। तो परमार, अब मैंने आपको कहा ना जब तजारत होगी अरब के साथ, तो अरब के साथ अब मसला क्या है कि एक आदमी जब इकोनॉमिकली स्ट्रांगर हो जाएगा तो क्या होगा कि इकोनॉमिकली स्ट्रांगर होने के बाद ये दूसरे के साथ एक्सपीडिशन की जो मुहिम होगी वो सोचेगा कि किस तरह से मेरा कंट्रोल आ जाए। तो अब जब कंट्रोल आने लगा, अब जब ये थोड़े से पावरफुल होने लगे तो इन्होंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं पावरफुल हुए तो फिर अटैक किया, और जो वहाँ के लीडर थे जैसे एमोगो एमोगा वर्षा जो थे, इन पर इनके खिलाफ जो लड़ाई थी वो जीत ली। और फिर यहाँ पे एक और किंगडम ये यानी कि डिक्लाइन हो गया इस राष्ट्रकूटा अंपायर का। अब इसी के पैरेलल ही हम कह सकते हैं, यानी कि इसके बाद नहीं हम कह सकते हैं। अब ये 9th सेंचुरी, अब 9th सेंचुरी कहाँ से स्टार्ट होती है? 801 से लेकर 899 और यहाँ तक 9th सेंचुरी जो है 9th सेंचुरी चल रही है। तो अब क्या है कि ये एक और अंपायर था पाला, हम इसमें देख लेते हैं कहाँ से पाला अंपायर था। ये देखो ये कनौज ट्रायंगल जो है, कनौज ट्रायंगल यहाँ से आपको दिखा सकते हैं, ये है पालाज। और पालाज देखो आज के दौर में अगर हम पालाज को देख सकते हैं तो कहाँ कहाँ से थे। वेस्ट बंगाल तो लगभग पालाज के कंट्रोल में था, बांग्लादेश का भी कुछ हिस्सा पाला के कंट्रोल में था। ऊपर से अगर हम देखें यूपी बिहार का इस हिस्सा भी जो था ये पालाज के कंट्रोल में था। तो ये पाला अंपायर इस वक्त था, इस वक्त पाला अंपायर ये था। ओके। गोपाला यूनिफाइड बंगाल, अब बंगाल को गोपाला ने यूनिफाई किया। और देवपाला एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर वाराणसी, अब वाराणसी के ऊपर जो कंट्रोल आया वो किसका आया? देवपाला का कंट्रोल आया। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, अब इंडिया के अंदर बिहार जो था इस दौर के अंदर बिहार राइज कर रहा था। बिहार जो आज हम देखते हैं बिहार की इतनी घिसी पिटी हालत अगर है कहीं ना कहीं हम देखते हैं, क्योंकि हर जगह बिहार इंडेक्स में बिहार पीछे आता है। तो लेकिन बिहार हमेशा से ऐसा नहीं था। बिहार जो था ये बुद्धिज़्म के लिए भी एक बहुत बड़ी जगह थी, जैसे बोध गया का इलाका और ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी थी और ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी। तो कहीं ना कहीं अपने उरूज में कहीं न कहीं बिहार था। आज की तरह आज जैसे तमिलनाडु, केरला या गुजरात को हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये बड़ी स्टेट्स हैं जो कि पावरफुल स्टेट हैं। तो तब बिहार, हालाँकि ये स्टेट तो नहीं थी किसी की, लेकिन ये एक एम्पायर था। तो ये पालास के रूल में हम देखते हैं ये जो यहाँ पे रूल्स थे या इससे पहले भी जो रूल्स थे, बुद्धिज़्म था वगैरह, तो इस दौर में बिहार उरूज पे था। बिहार बिहार के अंदर अच्छी डेवलपमेंट थी। तो यहाँ पे देखें सपोर्टर्स ऑफ बुद्धिज़्म, यहाँ पे क्योंकि गौतम बुद्ध की ऑलमोस्ट वो जो जर्नी थी वो वहाँ यहाँ बिहार ही के अंदर बोध गया, वो ट्री के नीचे वो सब उनका हुआ था। तो बिहार उस हिसाब से भी एक अच्छी प्लेस थी, कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है, उसके बाद हम देखते हैं गुरजारा प्रतिहारा अंपायर। गुरजारा और प्रतिहारा अंपायर की अगर हम बात करें तो क्या था गुरजारा प्रतिहारा अंपायर, देख लेते हैं पहले हम गुरजारा प्रतिहारा अंपायर। देखें कनौज ट्रायंगल के अंदर ये चीज़ें हैं। देखिए ये गुरजारा प्रतिहाराज, तो गुजरात तो कंट्रोल में था ही था। अब यहाँ पे मालवा वालवा भी इन्होंने ले लिया था, पर मालवा का अंपायर। और कन्नौज के ऊपर भी, अब कन्नौज एक ट्रायंगल बना रहा है कन्नौज पे, पर कहीं ना कहीं कन्नौज एक इम्पॉर्टेंट प्लेस थी यहाँ की।
अब कनौज जो थी ये एक आप समझेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस थी और हर एक आदमी ये सोच रहा था कि यहाँ का कंट्रोल हमारे पास आ जाए। क्यों? क्योंकि खतरा कहाँ से था? खतरा ऊपर वाली जगह से था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से तो कोई आने वाला था नहीं। यहाँ वेस्ट ये जो चाइना वाइना है, तब चाइना तो इस तरह से अटैक नहीं करते थे। तो अब जो स्ट्रांग अंपायर था कौन था? अरब ही था। तो अरब की तरफ से अब ये सेंट्रल पॉइंट था, यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ की जो यहाँ का कंट्रोल जो था, ये सेंट्रल कंट्रोल हासिल करने की जगह थी कि जहाँ से कहीं ना कहीं कोई बंदा सेंट्रल कंट्रोल हासिल कर सकता था। तो हर एक की नज़रें कनौज पर थी। तो अब हम देखते हैं किस तरह से इन लोगों ने भी ये काम किया। गुरजारा प्रतिहारा अंपायर। हाँ, तो कब से कब तक ये अंपायर है? फ्रॉम 725 से 1036, फ्रॉम 725 से 1036 तक। देखें 1036 तक। तो सॉरी, देखें कनौज, इसके अंदर क्या था? कनौज था, गंगा वैली थी, मालवा था, जैसे मैंने आपको मैप में दिखा दिया। अब भोजा जो थे इसके रियल फाउंडर थे। तो ग्वालियर के अंदर कुछ इंस्क्रिप्शन क्या है, जो आपने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री में, इंस्क्रिप्शन जो कि रिमेन्स थे, जहाँ पे हमें चीज़ें मिलती थी, जहाँ से हमें हिस्ट्री का पता चलता था। तो ये 7th सेंचुरी में ये थी फाउंड हुई। और अब हम देखें कि यहाँ पे एक और लीडर थे, नागा। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने हराया किसको? राष्ट्रकूटास को। और राष्ट्रकूटास को, और फिर यहाँ पे दक्कन पर यहाँ अपना कंट्रोल, यानी कि दक्कन कहे जाते हैं पूरे एरिया को, ये हैदराबाद और महाराष्ट्र और ये सारे एरिया को, तो ये कंट्रोल ले लिया। भोजा जो थे ये अपना ईस्ट में अपना सिक्का जमाना चाह रहे थे। तो क्या था कि फिर उसके बाद इनके जो सन है महेंद्र पाला जो थे, इनके सन थे भोजा के। तो इन लोगों ने आकर आगे संभाला इस अंपायर को। अब अंपायर हो गया था, यानी कि बेस फाउंडेशन की एक शख्स ने डाल दी। तो अब डेवलपमेंट होती है, अगले लीडर उसको संभालने के लिए होते ही हैं। तो अब नागा भट्टा जो 725 से 740 थे, ये गुरजारा के फाउंडर थे। तो ठीक, ओके। अब इसके बाद एक और लीडर थे, एबल एडमिनिस्ट्रेटर जो थे, वो कौन थे? वत सराजा। 780 से 800 तक के इन्होंने कनौज को कैप्चर कर दिया। धर्मपाला को इन्होंने हरा दिया। और फिर नागा भट्टा जो थे, नागा भट्टा सेकंड जो थे, इन्होंने सोमनाथ टेम्पल, ये देखें यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल टेम्पल को इन्होंने रीबिल्ड किया। तो रीबिल्ड क्या किया कि सोमनाथ टेम्पल, अब ये सोमनाथ टेम्पल जो है, ये पुराना, आपने पढ़ा होगा सोमनाथ टेम्पल के बारे में कि कब सोमनाथ टेम्पल पहली बार फाउंड हुआ था। तो ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसकी। लेकिन ये इसको रीबिल्ड करवाया किसने? नागा भट्टा ने। अब रीबिल्ड तब नहीं करवाया, यानी कि तब अभी इस पर वो जो सोमनाथ की हिस्ट्री है कि यहाँ पे महमूद गजनी के जो अटैक्स हुए, अभी इस नहीं हुए थे। तो जो कब डिस्ट्रॉय हो गया था? 720। अब 725 में क्यों हुआ था? आप देखिए 725 के दौर में यहाँ पे जो अरब अंपायर से उनका अटैक हुआ था सिंध के एरिया पर और यहाँ गुजरात के एरिया पर। तो उस दौर में ये चीज़ें ये डिस्ट्रॉय हुआ था। अगेन फिर ये क्या हुआ? अगेन डिस्ट्रॉय इन 1024, 1024 में डिस्ट्रॉय हो गया। अब किसने किया था? महमूद गजनी ने। प्रतिहारा पावर एंड फ्रॉम आफ्टर महमूद। अब महमूद गजनी जो अब आए, तो यहाँ पे ये अंपायर ये जो था, इसका डिक्लाइन हुआ, यानी कि एंड हो गया। अटैकेड द किंगडम इन 1018 1018 AD में। और अब यहाँ पे अरब ट्रेडर्स भी आने लगे। अब देखें जो ही महमूद गजनवी आते हैं तो उनके साथ बहुत सारे लोग आते हैं मुस्लिम, क्योंकि आप देखें एक बैरियर्स थे, वो बैरियर्स लगा कर रखे हुए थे कि मुस्लिम्स या और क्रिश्चियन यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, को जो लीडर थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ना कहीं यहाँ पे लोगों को ये, और वो हम देख भी सकते हैं कि जैसे वो पावरफुल अंपायर थे, तो हो सकता है लोगों को कन्वर्ट करना और ये हिसाब किताब इस डर से की वजह से, या लोग हो जाएं कहीं कन्वर्ट, तो इस हिसाब से इन्होंने ये बैरियर्स लगा कर रखे थे। लेकिन अब जब अंपायर कमज़ोर हो गया, यहाँ पे महमूद गजनवी ने जो अटैक्स किए और ये सारी चीज़ें हुई, तो उसके बाद जो अंपायर कमज़ोर होने लगा, तो अब यहाँ पे
अरब के जो ट्रेडर्स थे वो आने लगे। महिपाला के पास भी एक आते थे अल मसूदी, जो कि 915-916 में आने लगे। तो अब इसके बाद एक साउथ इंडिया में एक अंपायर था, चोला अंपायर। रिलेशन इनकी क्या थी, इनकी चाइना के साथ अच्छी रिलेशन थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी यहाँ पे इनके अंदर। और यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर जो था वो क्लाइमैक्स पे था। क्या था, अब टेम्पल आर्किटेक्चर आपने पढ़ा कहाँ कहाँ से, जिन्हें के छोटे पहले टेम्पल बनते थे, स्टूपास, फिर उसके बाद इसका एक बड़ा डोम स्ट्रक्चर, फिर सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये एक अपने अरूज पे जो क्लाइमैक्स पे था, तो ये चोला किंगडम के दौर में ये टेम्पल आर्किटेक्चर अरूज पे था। विजयाला ए फिडेटरी ऑफ पलावाज। अब हम यहाँ इस तरफ की स्लाइड पे चलते हैं, देखिए क्या हो रहा है। ये है ये है चोला किंगडम। चोला किंगडम कहाँ से है? चोला किंगडम आप देखें तो आज के दौर का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश यहाँ का हिस्सा, और श्रीलंका का हिस्सा भी चोला अंपायर के अंदर था, चोला अंपायर का हिस्सा था। तो अब देखें यहाँ पे, तो ये पूरी चोला किंगडम है, मदुराई। अब यहाँ मुख्तलिफ सेक्ट्स थे, पालास थे, पंड्यास थे, और यहाँ पे ये लोग थे, और ये लोकल लीडर थे। इनको डिफीट करके फिर एक बड़ा अंपायर वजूद में आया, जो कि किस नाम से जाना जाता था, चोला किंगडम के नाम से जाना जाता। सॉरी, ओके। अब क्या हुआ कि चोला अंपायर में विजयाला जो था, उन्होंने जो क्या किया, कैप्चर किया तंजौर इन 850। तो इस तरह से ये जो कैप्चर करना, ये जो लीडर जो आते थे उस ज़माने में, जो बादशाह थे, जो रूलर्स थे, तो वो उनका पहला काम तो यही होता था कि एक्सपेडिशन की जाए, इन्वेजन किया जाए, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हिस्से को अपना हिस्सा बनाया जाए। तो एट द एंड ऑफ 9th सेंचुरी, सॉरी ये 19 नहीं है, 9th सेंचुरी ही कैप्चर्ड बोथ पल्लवास ऑफ कांची एंड वीकनेड द पंड्यास। तो अब पंड्यास मैंने आपको दिखाया, और ये पल्लवास जो थे, तो इनको क्या किया, इन्होंने ये कैप्चर किया। देखिए मैं आपको बताता हूँ फिर से एक बार। पल्लवास कहाँ से हैं, आई थिंक यहाँ पे, देखिए पंड्यास ये थे। और ओके, तो यहाँ पे इस वीडियो पे वो नहीं दिखाया है, खैर। तो हाँ, तो अब जो एक्सपेडिशन हुई इनके खिलाफ थी, पंड्यास के खिलाफ, और पल्लवास के खिलाफ जो थी। तो इन पर फतह भी हासिल करने के बाद चोला अंपायर वजूद में आया। ब्रिंग द सौदर्न तामिल कंट्री अंडर दियर कंट्रोल। तो तामिल इन्होंने अपने कंट्रोल के अंदर ले ली। राजा एंड राजेंद्रा फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे इसके अंदर। चोला स्टेट्स वेयर डिवाइडेड इनटू 4 मंडलम्स आर प्रोविंसेस। तो ये मंडलम्स का बारे में आपको पूछा जाएगा कि क्या है चीज़ थी। तो ये मंडलम्स किस अंपायर का हिस्सा थे, क्या था मंडलम। तो ये थे, ये जो स्टेट थी ये डिवाइड हुआ था, और जो ये डिवाइड थे प्रोविंसेस थे, इनको मंडलम्स भी कहते थे। और ये चोला अंपायर के टाइम में थी। ये ऑब्जेक्टिव आपको आ सकता है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री हम यहाँ पे जान लेते हैं। ललित आदित्य, ये तो आपको पता ही है, आपने कश्मीर हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी। तो 724 से लेकर 760 तक कश्मीर, ये कराकोटा डायनेस्टी के एक रूलर थे। मार्टेंट सन टेम्पल भी इन्होंने बनाया है। और प्रयासपुरा जो सिटी है हमारे यहाँ पे, पटन बारामूला का जो ऊपर वाला ये जो एरिया है, तहसील है पटन, तो पटन के करीब करीब ये सारा, जहाँ से आज SSM कॉलेज वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो ये एरिया पूरा ये पटन का, तो ये बिल्ड किया था किसने, ललित आदित्य ने। तो यहाँ कश्मीर ललित आदित्य मुख्यपादिया यहाँ पूरा नाम है इनका। तो ये कश्मीर पर ये एक अलग कंट्रोल था, और कश्मीर भी एक अलग स्टेट थी। ये नहीं था कि ये कोई किसी लार्जर किंगडम इंडिया का कोई ऐसा पूरा सेंट्रल रोल था। जैसे मौर्यंस के दौर में, या ऐसे और दौर में, जैसे दिल्ली सल्तनत के दौर में कहीं ना कहीं कंट्रोल था कश्मीर पे भी। जैसे मुग़ल बादशाह के दौर में यहाँ पे शाहजहां, अकबर, ये लोग आया करते थे। लेकिन
अब ये जो ये टाइम था, इसमें कश्मीर भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट अलग से थी। और यहाँ पे ललित आदित्य मुखपाड़िया ये जो थे यहाँ पे। और यहाँ पे अब हम देखते हैं इस पूरे दौर के अंदर में इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस क्या थी। तो स्टैग्नेशन एंड डिक्लाइन, तो आगे नहीं बढ़ रही थी। किस पर बढ़ती आगे, क्योंकि ज़मीन जो थी, ज़मीन जो है होती है, ज़मीन प्रोडक्टिविटी कब देती है, जब किसानों पर मेहनत की जाए। और किसानों को दिन भर दिन क्या किया जा रहा था, एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो अब किसान बेचारे जब उनके पास रिसोर्सेस ही नहीं है, उनके पास एग्रीकल्चर, तो वो सोचते थे हमारी प्रोड्यूस तो वो ले जाते हैं। तो बेचारे उनके पास उतनी जब जब ये सारी चीज़ें ख़त्म होने लगी, तो कहीं ना कहीं फिर ये एग्रीकल्चर डिक्लाइन होने लगा। और मेन चीज़ जो थी एग्रीकल्चर ही था। और ऊपर से अटैक्स में आने लगे लोग, वहाँ पे मारे जाने लगे, जैसे कि महमूद गौरी गजनई आए वहाँ से, और उसके बाद भी और सारे लोग आए। तो कहीं ना कहीं ये अब डिक्लाइन स्टार्ट होने लग गया था यहाँ से। उसके बाद बेजेंटाइन ट्रेड था इंडिया के साथ। समंताज लोकल हेरिडेटरीली चीफ्स, तो समंताज क्या कहा करते, जो लोकल यहाँ पे बड़े लोग जो थे, चीफ्स थे जो थे, तो इनको समंताज कहा जाता था यहाँ पे। अब बैन ऑन सी ट्रेवल, जो मैंने आपको कह दिया, सी ट्रेवल पे बैन था उस वक्त। क्यों सी ट्रेवल पे बैन था? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ये चीज़ थी जहन में कि हो सकता है कि जो अरब है और यहाँ पे लोग क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अंदर ना चले जाएं, तो ये इस हिसाब से बैन था। तो चाइना मेन फोकस जो था ट्रेड का, और हैंडीक्राफ्ट, गोल्ड, सिल्वर, ये टेक्सटाइल्स, तो ये सारी इनमें अब डिक्लाइन आने लग गया था। क्योंकि अरब के साथ तो ट्रेड तो चल नहीं रही थी, और अरब उस वक्त बड़ा अंपायर था, तो ज़्यादातर ट्रेड जो थी वो फ्लोरिश नहीं हो रही थी। ड्रेस, फूड, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिलीज लर्निंग क्या थी? धोती, साड़ी, लॉन्ग कोट्स, शूज़, वाइन यूज़, ये किंग्स करते थे। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त की, वो जो ड्रेस कोड था। और वेदांता फिलासफा, जो फ़लसफ़ा जो था वो आ गया था। वेदा को ट्रू नॉलेज कहा गया। ये रमन ओजा, जो आप बहुत बड़े जिनको बहुत बड़े आप मान रहे हैं कि एक बड़े, हाँ, तो रमन ओजा जो यहाँ पे रमन ओजा ट्राई टू असेमिलेट भक्ति टू द ट्रेडिशन ऑफ वेदास। अब भक्ति क्या थी? रामन ओझा, तो इन्होंने अब भक्ति मूवमेंट के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि यहाँ पे जब अब ट्रेड अब जब फॉरेन लोग आने लगे यहाँ पे, तो यहाँ सूफीज़्म का एक और सूफीज़्म अरूज पे जाने लगी। तो इसके चलते चलते हिंदुज़्म के पैरेलल एक मूवमेंट चली, भक्ति मूवमेंट चली। तो ये दोनों मिलकर एक यानी कि एक सेक्युलर स्ट्रक्चर बन गया इंडिया का, कि यहाँ पे लोग हिंदू मुस्लिम किस तरह से साथ रहे। जैसे कबीर थे, या फिर यहाँ पे और जैसे सूफ़ी रूलर थे, सूफ़ी जो बड़े-बड़े सूफ़ीज़ थे। तो इस दौर के अंदर फिर एक वापस से जो लोग अब हील्स, मतलब लोगों के पास और कुछ होप रहा नहीं था, तो इस दौर के अंदर फिर से लोग कहीं न कहीं अब ज़रूरत थी कि कहीं न कहीं अब ये मान भी लिया गया था कि अब हम एक कट्टरवाद पर नहीं रह सकते। तो कहीं न कहीं हमेशा हम यह जब देखते हैं कि जब भी कहीं पे कोई कट्टरवाद आ जाता है, तो डेवलपमेंट ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ से फिर ऐसी मूवमेंट्स के चलते-चलते इंडिया वापस से ग्रो करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी। तो प्राप्ति, जैसे ये वर्ड शब्द आए यहाँ पे, सरेंडर टू गॉड, नो आइडिया ऑफ मास एजुकेशन। अब मास एजुकेशन नहीं थी, ऐसे नहीं थे जैसे स्कूल्स कॉलेज वगैरह, कोई एक उस्ताद हुआ करते थे, उनके पास बच्चे जाकर पढ़ लेते थे। ठीक है। अबू मुशीर ऑफ बल्ख टीचर्स इन बनारस, तो अब ये बाहर के लोग जो अरब वाले आ रहे थे यहाँ पे, इन्होंने पढ़ाया बनारस में। नालंदा बिहार में 5th सेंचुरी की एक यूनिवर्सिटी थी। अल बरूनी सेंट्रल एशिया से आए। तो एक्सपेंशन ऑफ, सॉरी ये है नहीं यहाँ पे। तो ये सारा जो था, ये स्ट्रक्चर था। रिलीज लर्निंग के हिसाब से भी हमने देख लिया, साइंस टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने ये चीज़ें देख ली, क्या क्या चीज़ें थी, एजुकेशन स्ट्रक्चर क्या था, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई। अब आगे चलते हैं एज ऑफ कन्फ्लिक्ट्स में। अब एज ऑफ कन्फ्लिक्ट्स में क्या करते हैं, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी अब्बासी खलीफाज वाज इन डिक्लाइन। अब अरब जो था, अरब का डिक्लाइन आने लगा। तो अरब का डिक्लाइन कैसे आने लगा कि अरब का डिक्लाइन, अरब में अब्बासी खलीफा थे। अब्बासी खलीफा कौन था? बनु अब्बास भी कहा जाता है इनको। तो ये इस दौर के अंदर जो बगदाद थी, बगदाद की बड़ी लाइब्रेरी थी, और ये सारा जैसे ये सारे बड़े-बड़े जाबर इब्न हया, ऐसे-ऐसे साइंटिस्ट किस्म के लोग जो थे वहाँ पे। तो कहीं न कहीं अब यहाँ पे भी लोगों के अंदर जब नए-नए लीडर आए, तो वो सँभाल ना सके उस चीज़ को। तो अब वहाँ पे भी डिक्लाइन आना शुरू हो गया, और कहीं न कहीं वो एम्पायर कमज़ोर होने लगा। लेकिन तुर्क्स जो पहले
पहले क्या थे, मंगोल्स थे, अब ये तुर्क्स इस्लाम के अंदर आ गए। तो इन्होंने पहले तो अब्बासी खलीफा जो थे, अब बनु अब्बास जो थी, इन पर अटैक किया और कहीं न कहीं इनको ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बाद खुद ये इस्लाम के ये मुस्लिम्स हो गए, इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। तो फिर क्या हुआ कि इन्हों अब जो इस्लाम का वो जो एक अरूज था अब्बासी से, अब वो अरूज अब्बासी खलीफा का तो ख़त्म हो गया, लेकिन क्या था कि अब तुर्क्स यहाँ पे मेन पावर में आने लगे। और आप देखते हैं फिर ऑटोमन एम्पायर वहाँ से चला, और फिर ये आकर 1400 लगभग आप देखें, फिर लास्ट में आकर 19 में वो जब हम देखते हैं तुर्की एक सेक्युलर स्टेट बनी, तो तब तक ये एक ऑटोमन फर्स्ट वर्ल्ड वार तक ये चीज़ें चल रही थी। सो क्या हो गया कि अब ये तुर्क्स जो थे, ये पहले तो इन्होंने क्या काम किया, ये अब्बासी खलीफा में एक ट्रेडर बन कर गए और फिर पैलेस में रहे। और फिर उन्होंने क्या काम किया कि ये कुछ दिन जब ये बड़े ट्रेडर्स बन गए, तो ये किंग मेकर्स भी, क्योंकि बड़े ट्रेडर्स थे, तो अब इनसे भी राय पूछी जाती थी कौन यहाँ पे लीडर बने। तो ये किंग मेकर की भूमिका भी इन्होंने अदा की। तो फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर डिक्लाइन हुआ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर अलग अलग स्टेट्स बनने स्टार्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं फिर इस तरह से करके कुछ ये चीज़ ख़त्म हो गई, ये अब्बासी खलीफा डिक्लाइन होने लगा। अमीर उल उमरा जो थी, एज द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लाइन, गवर्नर स्टार्ट अम्यूजिंग इंडिपेंडेंट स्टेटस थ्रू दो फॉर सम टाइम द फिक्शन ऑफ यूनिटी वाज केप्ट बाय द खलीफा फॉर्मली ग्रांटिंग द टाइटल्स अमीर एट फर्स्ट, सुल्तान लेटर। अब देखें अमीर और अब क्या ये है फ़र्क है इंडिया में। हम देखें तो अगर हम देखें तो हम देखते हैं हम अक्सर कहते हैं कि सलाउद्दीन ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, या हम कहते हैं सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान अल्तुतमिश, ये सारे सुल्तान से हैं। लेकिन अकबर को हम कहते हैं अकबर बादशाह है, औरंगज़ेब बादशाह है, या फिर ये शाहजहां, ये सारे बादशाह। क्या फ़र्क है सुल्तान और बादशाह में? अब सुल्तान जो है वो खिलाफत के साथ जो कि खलीफा होता था, वो उसके टच में होते थे सुल्तान्स। और बादशाह जो थे वो समझो कि वो एक सॉवरेन पावर थे, यानी कि खुद जो भी फैसले, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले थे, वो लेने के लिए अब खुद बाय इट इज़ ऑन ले सकते थे। अब सुल्तान को क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि आप देखें जब ये नए ये लोग सारे इधर आए, तो आबादी जो थी वो मुस्लिम्स कम थे इंडिया के अंदर, थोड़े बहुत थे, हिंदू की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो अब ये कि कहीं न कहीं अब हिंदू इकट्ठे हो जाएँ और ये सोचें कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं इनको किसी तरह से हम मार भगाएँ, तो इन्होंने ये कह दिया कि देखो अब हम आपको आप हमको अकेला ना जानो, हमारे पीछे कौन है? हमारे पीछे, जैसे हम अक्सर कार ये कहते हैं कि हमारे पीछे भाई है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम उनके पीछे कौन था? अब्बासी खलीफा थी, और उसके बाद तुर्क्स का जो एक खिलाफत का सिस्टम वहाँ पे था, तो इसको अपने तो ये बात, जैसे आज देखें जैसे आज यहाँ रिसेंटली यूक्रेन के अंदर और रशिया के अंदर टग चल रही है। तो यूक्रेन पहले तो उसको ये लग रहा था कि यूएसए मेरे साथ है, मेरे से भाई खड़ा है, वो बाद में चलकर ऐसा हो गया कि वो पता चल गया कि कोई भी अब मुसीबत में काम नहीं आता है। लेकिन समहाउ लोगों को ये डर रहा था कि रशिया को जंग नहीं करनी, क्योंकि यूएसए भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह का कुछ एक वो अपना उन्होंने एक ट्रीटी बनाई थी, तो उस जो ट्रीटी का हिस्सा थे, तो ये खिलाफत के साथ, तो ये लोग तब यहाँ पे अपने से कोई ऐसा नहीं रूल नहीं निकाल सकते थे, पूरे सॉवरेन नहीं थे, कोई भी रूल यहाँ पे बना लें वो नहीं कर सकते थे। ये किसके डिपेंडेंट थे? ये थे खलीफा के डिपेंडेंट। खलीफा जो कहेगा तो मैक्सिमम वो चीज़ें यहाँ पे अपनाई जाती थी। अब इसके बाद जब ये गज़नविद गज़नविद एक स्टेट बन गई। अब देखें इंडिया के बिल्कुल यहाँ पे हम देखते हैं, देखो ये है गज़नी। अगर इस वाले में भी हम देखते हैं, देखें, सॉरी, तो एक गज़नी यहाँ पे गौर और गज़नी ये जो एम्पायर्स आने लगे, तो अब बिल्कुल इंडिया के करीब, यहाँ से लाहौर मुल्तान के करीब इंडस रिवर की यहाँ पे साथ में ऑक्स रिवर के करीब यहाँ पे जाकर यहाँ पे एक एम्पायर वजूद में आया। ये कौन था एम्पायर? क्या एम्पायर था? गज़नवी रूलर आउट ऑफ ट्रांस ऑक्सीनिया, यानी खुरासान, ईरान, अल्पतुगिन जो थे वो एक समंद स्लेव थे। समंद एक डायनेस्टी थी। तो उनके एक ये जो स्लेव्स थे इनका नाम था अल्पतगिन। तो इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने एस्टेब्लिश किया गज़नी को। महमूद जो इनके थे, फिर इनके बेटे थे, इनका नाम था महमूद गज़नी। तो 998 से लेकर 1038 तक इनका दौर चला, यानी कि इनका रेंज था।
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या बैटल किया, जो लड़ाई की किसके साथ, जयापाला, आनंदपाला, ये टेरिटरी में यहाँ पे जब ये आए तो इन्होंने यहाँ पे आकर अक्सरकार इनके दौर में ये जो अपना एक्सपीडिशन स्टार्ट किया और यहाँ जो इन्वेजन किया बार बार, जो कहा जाता है कि वो 16 के 17 हमले जो यहाँ पे किए, तो इसी दौर के अंदर यहाँ पे आए। इंडियन टेरिटरी अप टू रिवर ऑकस के करीब करीब तक इंडिया की टेरिटरी थी। तो ये इंडस रिवर जो है यहाँ पे इसके आगे इंडस रिवर के, यानी कि यहाँ पे जो इंडिया का पार्ट मुल्तान लास्ट पार्ट था, उसके आगे जैसे अफगानिस्तान के अंदर ये रिवर्स हैं, तो यहाँ तक ये, या पीछे हम देखते हैं तो ये सारे एरियाज थे इंडिया के, यानी कि इंडिया कश्मीर का हिस्सा, पाकिस्तान का वो जो पूरा वाला हिस्सा जो है मुल्तान, और वो ऊपर से अफगानिस्तान का भी सम पार्ट, तो करीब में जाकर आए गजनविद ये अम्पायर बन गया। बाय 10215 यानी 1015 में महमूद वाज पॉइज्ड फॉर एन अटैक ऑन द इंडोजेनेटिक वैली। तो इन्होंने आकर किस पर, इंडो गैगनाटिक वैली पर इन्होंने क्या किया, अटैक किया। यानी कि अब ये इंडिया पे आ रहे थे, इंडिया की तरफ आ रहे थे। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज की ज़रूरत थी वहाँ पे, वो जो रिसोर्सेज कम थे, और इंडिया को कहा जाता सोने की चिड़िया, और अब सोने की चिड़िया जो थी यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे कोई सेंट्रल पावर में पड़ी नहीं थी। तो जो कमज़ोर लोग थे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उन्होंने आकर यहाँ पे जो कि रेड लगाई, और सोमनाथ को जो जैसा कहा जाता है कि यहाँ से सोमनाथ टेम्पल लूट लिया, ये सारी चीज़ें लेकर चले गए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हिस्ट्री में हैं। अब इसको कंट्रोवर्शियल ना ही हम समझें या किस हिसाब से हम लें, या हम इसको एजुकेशनल वे में लेकर ये एक बात कर लेते हैं कि क्या है ये, कैसे ये चीज़ें, हम इसको हिस्टोरियन बन के समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे हम इसको अब एज ए रीडर बने, हम हिस्ट्री को जाने के क्या चीज़ें हो रही थी, तो इस हिसाब से हम देखेंगे अब गजनी जो खिलाफत थी, वहाँ पे भी रिसोर्सेज कम थे, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पे इसीलिए आए कि रिसोर्सेज कहीं ना कहीं ले जाएं और ताकि वहाँ पर जाकर अंपायर चलाएं। तो वो ही डाइड इन 1030 में वो महमूद गजनवी मर गए, एंड ही फॉलोइंग हिज डेथ पावरफुल अंपायर केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो उसके बाद एक वो अंपायर जो उनका बेटा संभाल नहीं सके, तो एक और नया अंपायर आ गया, उसको कहते हैं सुल्जूक अंपायर। तो इसमें सीरिया, ईरान और ट्रांसओक्सिनिया, ये सारी एरियाज थे इसके अंदर। अब इंडिया के अंदर फिर क्या हुआ, इंडिया के अंदर राजपूत स्टेट्स आ गई। राजपूत स्टेट्स क्या थी, प्रतिहारा अंपायर के ऑफशूट था। प्रतिहारा अंपायर मैंने आपको कहा, यहाँ पे जब गजनवी खलीफा ये थे, तो यहाँ इनके चलते ये दौर, ये इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें जो थी, तो इंडिया के अंदर ये अंपायर डिक्लाइन हो गए। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे राजपूत जो थे अब छोटी छोटी स्टेट्स बन गई, जो कि गुरजारा और प्रतिहारा अंपायर था, अब ये भी टूट गया। यानी कि ये बड़ा अंपायर था, कहीं ना कहीं इन्होंने राष्ट्रकूटास को भी हरा दिया था, तो एक सेंट्रल कंट्रोल हासिल करने की सोच तो रहे थे, ये पालाज अंपायर पर भी कंट्रोल ले ही गए थे। लेकिन यहाँ पे गेम किसने बिगाड़ दिया कि महमूद गजनवी आए और उन्होंने यहाँ पे आकर इनको हराकर, तो इनको, हालांकि उन्होंने यहाँ पे कब्जा कभी नहीं किया, यहाँ पे खुद का कब्जा, लेकिन क्या हो गया कि जब रिसोर्सेस लेकर चले गए वो, और यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे अंपायर को तोड़ कर चले गए वो, तो इतना बड़ी एबिलिटी नहीं रही गुरजारा प्रतिहारा अंपायर के अंदर कि वो पूरे इंडिया पे काबू कर पाए। तो अब ये बंटकर हिस्से हो गए। क्या हो गया, गढ़वाल्स जो थे ये कनौज के अंदर थे, तो कनौज वाला हिस्सा गढ़वाल्स ने ले लिया, परमार्स ने मालवा वाला हिस्सा ले लिया, चौहान्स ने अजमेर वाला हिस्सा ले लिया, कालाचूरिस ने जबलपुर वाला हिस्सा ले लिया, चंडाल्स ने बुंदेलखंड वाला हिस्सा ले लिया, चुलकियास ने गुजरात वाला हिस्सा ले लिया, तोमर्स जो थे वो दिल्ली में थे, जैसे हम ये पान सिंह तोमर या ऐसे ऐसे चीज़ें नाम सुनते हैं। गढ़वार जो थे मुंगेर बिहार के साइड से ये थे, मुंगेर एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अंदर। चौहान्स कैप्चर दिल्ली फ्राम, फिर उसके बाद आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। चौहान्स ने कैप्चर कर लिया दिल्ली, किससे, तोमर से। पृथ्वीराज थोड़ जो थे, अब पृथ्वीराज इस पूरे ये जो स्टेट राजपूत स्टेट्स जो थे पूरी थी, इनमें पृथ्वीराज जो थे वो एबल एडमिनिस्ट्रेटर बनकर आए सामने, और पृथ्वीराज चौहान एक बड़ा नाम भी है। तो अब जो ये सुल्जूक अंपायर है, अब ये जो वजूद में आया है, तो अब इनके साथ जो आगे की लड़ाई है, तो वो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान ने बिल्कुल आगे अच्छे तरीके से जितना उनसे हो सकता था डट कर मुकाबला किया। हालांकि कुछ हिसाब तक रोकने में कामयाब भी हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं बदकिस्मती
बदकिस्मती रही इनकी कि थोड़ी-सी चूक हुई या क्या हुआ, या फिर वो इनसे थोड़ा से ज़्यादा या कोई चालाकी इनके साथ क्या था, टैक्टिक्स में कहीं प्रॉब्लम आ गई, तो यहाँ से उन्होंने यहाँ पे इनको कैप्चर कर लिया। लेकिन डट के लड़े ये, तो इंडिया को बचाने की बेहद कोशिश इन्होंने की। पृथ्वीराज थॉर्ड तो 1177 में इन्होंने तो कमांड सोमाली राजपूताना स्टेट में, और अब एक्सपीडिशन फिर से स्टार्ट कर दिया कि वापस। हर एक का नज़रिया क्या होता है, आज भी अगर देखें तो हर एक आदमी आकर कहता है कि अखंड भारत, जैसे हम कहते हैं कि पूरा इंडिया एक यूनाइटेड इंडिया बन जाए, या हर एक कंट्री अब इसराइल को आप देखें तो वो ग्रेटर अरब की बात कर रहे हैं, यूएसए को आप देखें, या फिर और ऐसे रशिया रशिया देखें तो अब वो यूक्रेन और इन एरियाज़ पर वापस जा रही है। तो हर एक अब जब पावरफुल इंसान थोड़ा सा होता है तो वो नए से जब फिर शुरुआत करता है तो ये चाहता है कि जो हमारा हिस्ट्री थी बैग था वो हमें कहीं ना कहीं फिर से मिल जाए, तो उसी की कोशिश थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने भी एक वापस से एक सेंट्रल पावर जो कि लगभग बनने लगा था तो ख़त्म हो गया था, अब फिर वापस एक कमांड संभाल कर आगे चलाना इसको शुरू कर दिया। तो क्या था, पृथ्वी टुक कमांड ऑफ, अब क्लान्स थे यहाँ पे सिस्टम, तो 16 कुछ ये बटे हुए क्लान्स, ये सोसाइटी थी, क्लान्स इनसे कहा जाता था। तो ये 16-17 क्लान्स थे, ये बेसिस थे राजपूत सोसाइटी के। वेरी वेरी क्लीन, एवरी क्लान जनरली डोमिनेटेड ए कॉम्पैक्ट टेरिटरी, यानी कि एक क्लान कितना था, 12 से 24 या फिर 48 से 84 गाँव पर का हिस्से को हम ये क्लान कहते थे। यूनिट्स थी ये किसकी, क्लान्स की। दशहरा फेस्टिवल आफ्टर इन्वेजन, अब ये दशहरा फेस्टिवल आफ्टर इन्वेजन क्या है, अब यहाँ पे एक बात ये भी थी कि यहाँ पे एक बात मैं आपको ये बताता हूँ कि एक पॉपुलर थ्योरी थी कि आइडियल लीडर वही है जो कि क्या काम करे कि दशहरा फेस्टिवल के बाद आइडियल लीडर वाज वन हु लेड आउट हिज आर्मी आफ्टर सेलिब्रेटिंग दशहरा फेस्टिवल टू इन्वेड द टेरिटरी ऑफ हिज नेबर। तो क्या होता है कि दशहरा फेस्टिवल के बाद ये उसको एबल लीडर माना जाता था, अच्छा लीडर, आइडियल लीडर उसी को माना जाता था कि दशहरा फेस्टिवल के बाद ये बंदा जाए और अपने नेबर्स की टेरिटरी को ये जो इन्वेड कर दे, तो इसको अच्छा एबल लीडर माना जाता था। अब एक और टर्म थी यहाँ पे, मंडप्पा, एन इंटरोम वाज एडेड टू द सेंक्टोरियम एंड समटाइम्स द टेम्पल वाज इनक्लोज्ड बाय द हाई वॉल्स विच हैड लॉफ्टी गेट्स। तो ये एक टेम्पल स्ट्रक्चर था, तो ये उस वक्त की एक आर्किटेक्चर था। तो ये आप याद रख लो कि मंडप्पा क्या था, तो ये एक टेम्पल स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं इसको, इनक्लोज्ड बाय हाई वॉल्स, बड़ी बड़ी वॉल्स थी और लॉफ्टी बड़े बड़े गेट्स थे, तो मंडप्पा। उसके बाद नगाड़ा जो था, स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, ये इस दौर के अंदर था। नगाड़ा टाइप टेम्पल कंस्ट्रक्शन हु केम इनटू प्रोमिनेंस वाज कॉल्ड नगाड़ा इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर ये प्रोमिनेंस में था, तो इसको नगाड़ा एम्पायर, नगाड़ा भी कहा, नगाड़ा ऐसे कहते थे। तो ये सारा क्या था, ये सारा उस वक्त आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो था राजपूत रूलर्स का आर्ट एंड आर्किटेक्चर था। उसके बाद हम देखते हैं तुर्किश कंटेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो अब तुर्क्स जो आए वो किस तरह से आए, लाहौर बिकम द सेंट्रल ऑफ अराबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदू जर्नल्स रिक्रूटेड इनटू आर्मी। अब देखें क्या हो गया, अब जब तुर्किश, अब मैंने आपको कह दिया कि जब यहाँ पे महमूद गजनी ने अटैक किए तो उसके बाद ये जो सी ट्रेड थी तो ये और खुली। हालांकि परमार्स के दौर में भी इन्होंने अरब के साथ थोड़ी ट्रेड रखी, लेकिन महमूद गजनी के बाद ये जो यहाँ पे बैरियर्स थे, ट्रेड बैरियर्स थे, कोई ट्रेवल नहीं कर सकता, तो वो टूट गए। तो अब उसके चलते क्या लगे, बाहर के लोग आने लगे, और उसमें बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे क्या लोग, जैसे सूफीज़ आ गए, और सूफ़ी को तो कोई मार भी नहीं सकता था, क्यों, क्योंकि सूफीज़ जो थे वो अच्छी बात करते थे, अच्छी बात, और कहीं ना कहीं लोग उनसे मुतासर थे, तो कि अगर रूलर उनके खिलाफ जाता भी तो लोग जो थे वो रूलर के खिलाफ चले जाते, क्यों, क्योंकि वो एक अच्छी क्वालिटी के लोग थे, और कहीं ना कहीं अब एक मजबूरी भी बन गई थी यहाँ पे रूलर्स की, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे वो अच्छी बात करते थे, और यहाँ एक जोड़ वाली बात की कैसे एक सूफ़ी और भक्ति मूवमेंट यहाँ पे कायम हो गई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कायम हो गई, और लीडर ने देखा कि अब लोग इनकी सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो अब वो भी कुछ ज़्यादा उनके बारे में उनके साथ कुछ कर नहीं सकते थे। तो फिर मुस्लिम ट्रेडर्स भी आए, यहाँ पे पहुँचे। तो लाहौर जो था, लाहौर के अंदर ये हम देखते हैं कि लाहौर के अंदर बिकम द सेंटर ऑफ अराबिक एंड पर्शियन। तो अब क्योंकि लाहौर और ये वाले हिस्सों को आप देखें, ये 725 के करीब करीब जब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो आए थे, उन्होंने यहाँ पे एक्सपीडिशन स्टार्ट किया था तो सिंध के एरिया पर, तो तब से मुस्लिम आबादी यहाँ पे होने शुरू हो गई थी इंडिया के अंदर। तो फिर उस थोड़ी सी मुस्लिम आबादी थी, तो यहाँ पे मुस्लिम आबादी के अंदर अराबिक और पर्शियन लैंग्वेज इस्तेमाल होने लगी, और फिर क्या हुआ, आगे आप चल कर देखोगे
होगी, ये जब पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत कायम होगी तो फिर अरबी और पर्शियन जो ये लैंग्वेज थी इनको फिर ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा तक भी दे दिया गया था। तो इन 1173 शहाबुद्दीन मोहम्मद, जिन्हें कि महमूद गौरी भी इन्हें कहा जाता है, मोइज़ुद्दीन मोहम्मद इनका नाम भी था। तो ये 1177 यानी 1173 से लेकर 1206 तक 1206 तक असेंडेड द थ्रोन। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने थ्रोन संभाला, यानी कि तख्त तख्त संभाला इन्होंने एट गजनी, गजनी पर इन्होंने आकर अपना तख्त जमाया। इन 1178 ही अटेम्प्टेड टू पेनिट्रेट इनटू गुजरात बाय मार्चिंग अक्रॉस राजपूताना डिजर्ट। तो अब इन्होंने क्या किया, अब आगे बढ़ना चाहते थे और गुजरात के हिस्से से लेकर ये आकर ये जो डिज़र्ट एरिया जो थे, राजपूताना डिज़र्ट, जो हम थार डिज़र्ट, इन एरिया से ये आकर तो कहीं ना कहीं इंडिया पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते थे। तो क्या हुआ, बैटल नियर माउंट आबू। तो पहले बार में तो जो बैटल हुई, एंड द महमूद वाज लकी, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान बहुत अच्छे इन्होंने काम किया कि अच्छी तरह से इनको कंट्रोल कर लिया और कहीं ना कहीं भगाने में इनका एक अहम रोल रहा। तो बाकी सारी फौज जो मारी गई और कहीं ना कहीं महमूद गौरी जो थे वो बचकर ही चले गए। लेकिन अगले साल, उसके बाद जो कुछ सालों के बाद क्या हुआ कि इन 1190 फिर महमूद जो थे, महमूद गजनी तो थे, इन्होंने पेशावर को ये जीत लिया और लाहौर सियालकोट अपने कंट्रोल में अंदर ले लिया, एंड पॉइज्ड फॉर ए थ्रस्ट टुवर्ड्स दिल्ली एंड द गैगनाटिक द्वाब। तो अब क्या हुआ कि अब इन्होंने फिर से ये पेशावर अपने कंट्रोल में लेने के बाद दिल्ली पर भी इनकी नज़रें होने लगी कि किस तरह से दिल्ली वगैरह का हिस्सा भी हमारे पास आ जाए। तो फिर स्टार्ट हुई ये जो बैटल्स का दौर था। फर्स्ट बैटल आफ्टर रेन 1191 में बिटवीन माइजुद्दीन महमूद एंड पृथ्वीराज चौहान जो थे इन राजस्थान तबर हिंद के एरियाज़ में इनकी पहली बैटल थी। तो इस बैटल के अंदर कुछ ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान ने उनका डटकर मुकाबला किया, जो कि फिर वो भागने पर भी मजबूर हुए। तो ये पहली में, लेकिन उसके साल के बाद ही अच्छी प्रिपरेशन की और इस प्रिपरेशन के बाद फिर वापस वो आए और फिर से वो लड़े। और पृथ्वीराज चौहान कहीं ना कहीं थोड़े से उस वक्त इनके कमज़ोर इस वक्त जैसे हो गए थे कि शायद उनको लगा था कि अब शायद इतने जल्दी ना आए। तो एक इस हिसाब से भी पृथ्वीराज चौहान कुछ प्रिपेयर ना हो पाए या क्या हुआ, तो दूसरे साल उन्होंने आकर ये टर्निंग पॉइंट बन गया इंडियन हिस्ट्री का। तो ये पृथ्वीराज चौहान अभी इन्होंने इंडिया को कैप्चर कर दिया। तुर्किश आर्मीज कैप्चर्ड हंसी, सरस्वती, समन्ना, अजमेर, पृथ्वीराज चौहान मूड। अब ये पृथ्वीराज का सन जो थे, ये अब ये जो पृथ्वीराज चौहान थे, ये इनको मार दिया गया। और तो पृथ्वीराज चौहान के सन जो थे ये चल गए और यहाँ कहाँ जाकर बसे, रैंथमबोर, और इन्होंने चौहान किंगडम वहाँ पे फाउंड की। तो अब हम आगे इस वीडियो के जो अगला वाला पार्ट होगा, सेकंड पार्ट जो होगा सीरीज़ का दूसरा पार्ट, तो उसमें हम देखेंगे किस तरह से दिल्ली सल्तनत तो कायम हुई। क्योंकि अब जब महमूद गौरी जो थे, ये शहाबुद्दीन मोहम्मद जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद तो यहाँ पे अम्पायर, ये लीडर नहीं, यहाँ पे रूलर नहीं बने। तो इन्होंने अपने जो ये स्लेव डायनेस्टी, इनको कहा जाता है खानदान गुलामा, यानी कि स्लेव डायनेस्टी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे इनके जो नेक्स्ट वाले जो जिन्होंने इनको सक्सीड किया वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फिर इन्होंने इंडिया का कंट्रोल संभाला और इंडिया के यहाँ पे रहना शुरू किया, यहाँ की हुकूमत संभाली। तो किस तरह से ये संभाली, ये हम चलकर आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इसको देखें और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बता दें। ये एक मैंने आपको जर्नल हिस्ट्री बता दी, कुछ डेट्स भी हैं इसके साथ साथ, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप नोट डाउन कर लें उनको। और मुझे लगता है कि ऐसा इसके अलावा कोई चीज़ ऐसी चीज़ नहीं है जो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री जो है ये यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम्स में भी बहुत कम पूछी जाती है। तो यहाँ पे हो सकता है 2-3 क्वेश्चन आ जाएँ। तो ये मेन चीज़ें, जैसे मैंने आपको कहा, ये टेम्पल आर्किटेक्चर में जैसे मंडपास थे, नगाड़ास थे, ये चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस रखें। और ये राजपूताना स्टेट के कौन सी किसके पास थी, ये कुछ चीज़ें नोट करने की हैं। और बाकी तो हिस्ट्री है, कब किसने क्या अटैक किया, ये सारी चीज़ थी। तो एम्पायर्स का थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो आगे चलकर हम फिर दिल्ली सल्तनत की बाकी स्टेट पढ़ेंगे और फिर मुग़ल, जैसे कि हमारा ये वाला पार्ट है। देखें अभी एज ऑफ गन, फिर दिल्ली सल्तनत है, फिर विजया नगाड़ा अंपायर पढ़ेंगे हम, फिर पुर्तगीज़ यहाँ पे कैसे आ गए। तो ये सारी चीज़ें हम आगे वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, देखते रहिए और लाइक शेयर करते रहिए।